स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तो मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और ये फैसला ऊपर से आया हुआ फैसला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है देश नीति के मंच पर। जी जी, थैंक यू। सर, पहला सवाल ये कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल बहुत जल्द खत्म होने वाला है, वो लगातार कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जब फैसला आने वाला था तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और ये ऊपर से आया हुआ फैसला है। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, ऊपर से आए हुए किसी फैसले का कोई मतलब नहीं इस देश के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है और जुडिशियल सिस्टम किसी ऊपर या नीचे वाले पे निर्भर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित कानून जो देश के हैं उन पे ही आधारित फैसले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुनाने होते हैं। कोई सो कॉल्ड भगवान, गॉड, अल्लाह, इनसे कोई पूछने की ना जरूरत है और ना उसका कोई महत्व है, ना उसका कोई प्रोविजन है देश के कानून के अंदर। उन्होंने जो बात कही बहुत बचकानी बात की, मिसलीडिंग बात कही। दैट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ एनी चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। लेकिन सर, वो एक एक बात और भी कह रहे थे कि विपक्ष ये उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो उसको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। ये बात भी उनकी गलत है। देश में खुद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोजीशन अपोजिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ये सारा का सारा जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो देश में बनाया गया, उसमें संविधान में तो सिर्फ ये हाउस की मेजोरिटी या सर्वसम्मति से लीडर जो चुना जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा, या वो लोग गवर्नमेंट चलाएंगे। और गवर्नमेंट का मतलब एक गलत मीनिंग देश के अंदर है जो देश को सुधारने की जरूरत है। उसका मीनिंग इन्होंने हिंदी में निकाला सरकार। सरकार नहीं है, सरकार इज नॉट गुड और रेलिवेंट वर्ड फॉर द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मानवीय व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था की बात करता है संविधान। और संविधान में इसका गवर्नमेंट का मतलब है मानवीय व्यवस्था। और रूल ऑफ लॉ की जगह भी चेंज करने की जरूरत है। देश में कोई रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है, यहाँ एक सिस्टम ऑफ लॉ है। जब शासक नहीं है तो कानून भी डंडे का यूज नहीं कर सकता। आदमी शासन करेगा या कानून शासन करेगा, शासन वासन कुछ नहीं है। देर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी शासन इन दिस कंट्री। यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग अपनी भागीदारी से अपने रोजमर्रा की जिंदगियां और रोजमर्रा जो शासन प्रशासन में जो कार्य है व्यवस्था के लिए, मानवीय व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने के लिए जो लोग करते हैं, उन लोगों को उस मानवीय व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है जिसका नाम गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक मानवीय व्यवस्था को चलाने का शब्द है, एक मानवीय व्यवस्था का शब्द है। उसका मतलब यही है। ये भी यहाँ लेकिन पर सर, भी गलत है चीफ जस्टिस। अब सवाल यही हो रहा है कि जब जो चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उन्होंने फैसला दिया और वो बीजेपी के सीट पर राज्यसभा गए, तो क्या अब जिस तरीके से अब ये सवाल होने लगा है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी दीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये भी दबाव में सरकार के काम कर रहे थे? कि बहुत सारे जजमेंट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और जजेस एंड जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट इन दिस कंट्री। और जिस तरीके से वो फैसला, जिस फैसले का वो जिक्र चीफ जस्टिस कर रहे हैं, अभी तक वो फैसला उनको फॉलो कर रहा है जैसे किसी की परछाई फॉलो करती है। चीफ जस्टिस को भी ये फैसला राम मंदिर वाला कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है उनको। वो फैसला इनको दुखी कर रहा है और स्पष्टीकरण देना चाहते हैं देश के सामने। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद इतिहास मुझे किस तरह से याद करेगा। इतिहास संविधान के आधार पे आपको याद करेगा। संविधान की मर्यादा को कितना आप लोगों ने उसमें कितनी निष्ठा करके काम किया, उसके आधार पे याद करेगा। इस देश में कोई भी फैसला मेजोरिटी के आधार पे, आस्था के आधार पे नहीं हो सकता। दैट इज टोटली रॉन्ग। और उस अपराध में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल रहे हैं। ये अपराध जो हुआ है उनसे, ये लगातार उनको अंतिम क्षण तक इस जिंदगी की यात्रा में उनको फॉलो करता रहेगा, उनको कचोटता रहेगा। वो जितने मर्जी कहीं गणेश पूजा कर लें, जितना मर्जी कुछ और काम कर लें, जितना मर्जी स्पष्टीकरण दे दे, उससे होने वाला कुछ नहीं है। वो गलती जो उन्होंने की या तो हो सकता है क्योंकि एचआर खन्ना को इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, उन्होंने उसका जिक्र अपनी बीवी से भी कर दिया था घर में कि आज मैं जो करने जा रहा हूँ देश के लोगों के फंडामेंटल राइट। वो 5 जज थे उस वक्त भी, और 4 जज ने ये कहा था कि इमरजेंसी के अंदर लोगों का राइट टू लाइफ भी नहीं बचता। यानी किसी को भी पकड़ के कोई गोली मारो, जेल में डालो, ये हो सकता है। और इसमें चंद्रचूड़ के फादर शामिल थे उस जजमेंट में, 4 आदमियों में जो उन्होंने किया। 5वें आदमी ने संविधान के हिसाब से काम किया
और आज उस एच के खन्ना को बिना चीफ जस्टिस होते हुए भी इस देश के वकील लोग बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए चीफ जस्टिस बनना और उसके जुगाड़ के लिए आप डेयरिंग कदम ना उठाएं, संवैधानिक हिसाब से ना चलें, अपने फैसले उस हिसाब से ना करें। और आपको सिर्फ ये डर सता रहा है कि मेरे को तो चीफ जस्टिस बनना है और सरकार चीफ जस्टिस बनने से रोक सकती है। इस तरह का डर अगर इस देश के जजों के अंदर है, वो भी खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों तो लानत है जुडिशरी पे। ऐसी जुडिशरी देश को नहीं चाहिए और ऐसे जज नहीं चाहिए। वो इस्तीफा देकर घर जाएं और अगर वो कहेंगे तो देश और भी पैसा इकट्ठा करके उनके खाते में डाल देगा, अगर उनको पैसा ज्यादा चाहिए। लेकिन लेकिन सर वो तो कहते हैं कि हम तो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से उनके मुताबिक जो फैसले वो कर रहे हैं। संविधान के हिसाब से काम करते तो ये देश चिल्ला रहा था। उन्होंने मंदिर में तो आगे आगे हिंदुओं की भावना, कौन सी हिंदुओं की भावना थी? क्या डाटा था उनके पास? कोई हिंदुओं की भावना वावना का मसला नहीं था। ये वर्णवादी मानसिकता है उनकी। वर्णवादी मानसिकता के लोग ही ऐसा बात कर सकते हैं, झूठ प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ लोगों की भावना थी। लोगों की भावना किसकी थी? क्या डाटा था? कौन है हिंदुओं के ठेकेदार? जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। मेजोरिटी हिंदू इस बात के पक्ष में कतई नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे कि किसी और की जगह को तोड़ के धींगा मुश्ती से, गुंडागर्दी से किसी चीज को अपने पक्ष में कर लिया जाए, या झूठ से कोई मूर्ति रख के जाके कि ये मेरा है, ये मेरी जगह है। ये नहीं चल सकता इस देश में। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश ना करें। उन जजों ने हिंदुओं को भी बदनाम किया है, पांचों जजों ने, इस फैसले के जरिए। ये गलत है। मेजोरिटी हमेशा न्याय के पक्ष में है। कुछ फंडामेंटलिस्ट लोगों को छोड़ के, कुछ वर्णवादी मानसिकता के लोगों को छोड़ के पूरा देश किसी को इससे लेना देना था। ठीक है, राम मंदिर किसी को बनाना जगह थोड़ी थी क्या? जिस राम को प्रस्तुत किया गया कथा कहानियों के अंदर कि उसने अपने राज को भी अपना वचन निभाने के लिए छोड़ दिया था, क्या इसी तरह का चरित्र जितना जिंदा होता, क्या वो अपने जन्म स्थान के लिए इस तरह की लड़ाई और कत्लेआम या डेमोलिश या झगड़ा पसंद करता वो आदमी? अगर इसी तरह का चरित्र को जिंदा भी होता तो। जैसे जो त्याग की मूर्ति जिसको प्रस्तुत करते हैं कथा कहानी में, उसके जन्म स्थान पे दूसरे की जमीन पे कब्जा करके, या तो सुप्रीम कोर्ट कहती है उसके नीचे कुछ मिला था, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है उसके नीचे कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है मस्जिद को गिराना गलत था। मेरा यहाँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए मानवता और पूरी धरती के लोग प्रायोरिटी पे हैं। उनका उनमें भाईचारा कम होता है तो सरकारें भी गलत हैं और रिलीजियस ग्रंथ भी फिर हमारे किसी काम के नहीं है, जो मानव जाति को जोड़ने में फेल होते हैं। मानवता बड़ी चीज है। ये सारे रिलीजन अगर मानवता की तरफ नहीं बढ़ते तो इन रिलीजन्स का भी कोई बेनिफिट नहीं है मानव जाति के लिए। और चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, और स्पष्ट हो रहा है कि उसने कहीं ना कहीं चोरी की है और वो चोरी बार बार उनको कुरेद रही है। अब इस तरह की गड़बड़ करके आप फिर खाली स्टैचू लगाने में आपने मदद की, उसका धन्यवाद कि डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू लगी है। एक वो मूर्ति से हाथ में संविधान पकड़ा दिया तलवार की जगह, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। न्याय की देवी, सोकाल्ड देवी बना के हाथ में तलवार, तलवार तो हिंसा की निशानी है, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इससे आप अपने जो आपने कुकर्म किए हैं, जो गलत काम किए हैं, जो जुडिशरी में रहते हुए संविधान की शपथ के लेने के बावजूद आपने संविधान के खिलाफ जो काम किया है, उस मानसिकता से काम किया है जो कहीं ना कहीं राजशाही और तानाशाही को जन्म देती है, जो कहीं ना कहीं वर्णवादी या समानता मानसिकता से कहीं ना कहीं आप भरे हुए थे, तभी आपने ये काम किया। लालच में काम किया, डर में तो काम किया, तो देश को कैसे बचाएंगे आप? तो कैसे ये पद की गरिमा को इन्होंने कमजोर किया है, चीफ जस्टिस की पद को। और चीफ जस्टिस के पद पे ये जस्टिस शब्द भी बंद होना चाहिए इस देश में। चीफ जज हम कह सकते हैं, चीफ जस्टिस क्या होता है? दिस इज रॉन्ग वर्ड फॉर ए पोस्ट। ये लेकिन सामने सर आ गया, देखिए। स्पष्ट हो गया। हम तो पहले से बार बार ये कह रहे हैं, अरे भाई 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे दी, उसमें क्या दरिया दिली दिखा रहे हैं आप? 10 क्या 100 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए नहीं दी जा सकती थी क्या? ये काला इतिहास लिखना जरूरी था क्या? जो काम पॉलिटिशियन चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो खुद करने के बजाय उन्होंने जुडिशरी के कंधे पे रख के ये काम एक तरह से हो गया या करवा लिया। यही तो निकलता है इसका अर्थ। इसमें कोई ये भी रॉकेट साइंस नहीं इन चीजों को समझने के लिए, और बात उसकी नहीं है। इसमें मुसलमान हिंदू कहां से आ गया और मस्जिद मंदिर मस्जिद भी कहां से आ गई? इसमें न्याय की बात है। न्याय आपको जो करना चाहिए था संविधान के हिसाब से, वो आपने नहीं किया। आप देश के अपराधी हैं, आप संविधान के अपराधी हैं चीफ जस्टिस। लेकिन जिस तरीके से गणेश पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो कर रहे थे और अब कह रहे हैं हम्म कि हमें कैसे इतिहास याद रखेगा,
अब जिस तरीके से हम्म। उन्होंने सिफारिश कर दी है कि मेरे बाद किसको चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो ये सारी चीजें हम्म। किस ओर इशारा कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठ रहा है कि वहां पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, आरएसएस पूरा कब्जा करना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बातें बता के किसको क्या बताना चाहते हैं? हम्म। इस देश में आप कौन होते हैं? किसने आपने आपको अलाउ कर दिया? इस देश के जजों को और चीफ जस्टिस को, चंद्रचूड़ को किसने अलाउ कर दिया कि आप जाके भगवान से पूछिए करना क्या है? लो क्या कम पड़ गया था क्या? संविधान के पास इसका उत्तर नहीं था क्या? या जमीन किसकी है, पोजीशन किसका था, कैसे हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट आपके पास नहीं थे क्या? आपको पता नहीं था कि वहां मूर्ति चोरी चकारी से रखी गई है? रामलला का बहाना बन के आप अमानवीय काम नहीं कर सकते। रामलला का बहाना बना के आप हिंदुओं को मूर्ख नहीं बना सकते। रामलला का नाम लेके आप मंडी और फंडी मानसिकता के लोग इस देश पे कब्जा नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। और वही हुआ है, और देश को सावधान होने की जरूरत है। मैं पूरे देशवासियों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, हमारे जो भाई फंडामेंटलिस्ट भी हैं या कट्टर भी बनते हैं, वो थोड़ा आराम से सोचें, समझें। ये मानव जाति इस धरती पे सह अस्तित्व के आधार पे ही जी सकती है। पूरी मानव जाति हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए, सिख हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, इलाज हो जाएगा क्या? सब कुछ न्याय हो जाएगा क्या? घर में ही, एक ही परिवार में, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही संप्रदाय के बीच में कितना कत्लेआम बचा हुआ है? पैसे के लिए, पदों के लिए एक दूसरे से झगड़ा कितना है समाज के अंदर? क्या मुसलमान मुसलमान के बीच में, हिंदू हिंदू के बीच में? मैं तो, ये तो बहुत बड़ी बात है। परिवारों में नहीं हो रहा क्या झगड़ा? तो वो परिवारों का झगड़ा कैसे मिटेगा? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से, मानवता से, एक दूसरे को स्वीकार करने से, एक दूसरे को प्यार करने से, एक दूसरे को इज्जत देने से तब होगा। तो मानवता ही रिलीजन है, धर्म है। बाकी ये रिलीजन है। रिलीजनों को कुछ कुछ लोग फॉलो करते, कोई फॉलो नहीं करता। और रिलीजन, रिलीजियस पीपल भी जो बनते हैं वो ज्यादातर उनकी अच्छी बातें मानते नहीं, अपने जीवन में धारण कोई नहीं करता। एक मुझे बहुत वक्त लगेगा एक सच्चा मुसलमान ढूंढने में, एक सच्चा हिंदू, सिख और ईसाई ढूंढने में, जो उसमें अच्छी बातें कही गई हैं उनको अपनी जिंदगी में फॉलो करता हो। मुझे बहुत वैसे दिखाई नहीं दे रहा। सर, चूंकि चीफ हाँ। जस्टिस भी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो क्या जो हम्म। बातें वो की जा रही है कि क्या उसका महाराष्ट्र में कुछ कनेक्शन है? 100% हो सकता है कनेक्शन। 100% कनेक्शन होता है, और इसका भी कनेक्शन था। इस जो गणेश पूजा का भी कनेक्शन था। ये सब कनेक्शन है। ये कथा कहानियां कहीं स्पेशली लिखी जाती हैं, डायरेक्शन दिया जाता है, क्या बातें हो रही हैं, ये सब कोई छोटा इंडिविजुअल काम नहीं है। ये पूरे सांगठनिक तौर पे काम होता है। ये चीजें कहीं और से चलती हैं, स्रोत कहीं और हैं। और इस देश का इस तरह से एक चीफ जस्टिस को ये कहना पड़े, और इन लोगों ने नाम नहीं लिखा, देश की पहली जजमेंट है जिसमें नाम नहीं लिखा गया कि नाम क्या लिखें, किसका लिखें, किसने जजमेंट लिखी है। और सब लोग, हम वकील लोग तो चर्चा करते हैं कि जजमेंट तो लिखी है इन्होंने, मिस्टर चंद्रचूड़ ने। और अब उनकी बातों से बार बार ये सामने आ ही रहा है किस तरह का हो गया माहौल देश का। और इन लोगों को अवार्ड मिल रहा है। गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में छेड़खानी का एक केस चला, खुद ही शनिवार को कोर्ट बिठा ली और खुद ही उसमें जज बन गया। अपराधी खुद जज बन गया। एक अरुण, उसको क्या है, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। ये इससे दूषित कर दी इन्होंने पार्लियामेंट भी। एक अरुण कुमार मिश्रा, जो बाहर आके उसके प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा करता है पर्सनली, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो जुडिशियल इंडिसिप्लिन करता है, उसके खिलाफ फैसला देता है। जब हो हल्ला होता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करता है जस्टिस गोगोई। और जस्टिस गोगोई क्या बदमाशी करता है, मास्टर ब्रोस्टर होने के नाते उसी अरुण मिश्रा को उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड बनाता है। 2 दिन उस पर बहस चलती है। वकील कहते हैं आप रिक्यूज करिए, ये तो आपका फैसला है, और आप ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने ही फैसले में आप बैठ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस फैसले को चैलेंज किया उसी फैसला वो आपका है, और उसी में आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को हेड कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए थे उन 5 जजों को भी, जो 4 जजों को भी, बाकियों को जो अरुण मिश्रा के साथ बैठे हुए थे। लानत है उनके जज होने पे, और लानत है गोगोई पे कि मास्टर ऑफ रोस्टर का कैसे दुरुपयोग किया। मास्टर ऑफ रोस्टर किसी एक जज को बनाने की जरूरत नहीं है, चीफ जस्टिस को कम से कम। मैं तो कह रहा हूँ सारे के सारे जज मिलकर फैसला करें कि मुकदमे कैसे लगेंगे। पूरी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की तरफ से तय होने चाहिए मानक, कौन केस कैसे कहाँ जाएगा। एक आदमी को, या ये तो उसका छोटा इलाज है, कम से कम 5-10 सीनियर जज उस कमेटी के मेंबर हों जो ये तय करें कि केस कहां पर लगने चाहिए। वरना तो सबका हिस्सा है
सबसे सहमति होनी चाहिए। एक आदमी तो बेईमान हो सकता है, ठग हो सकता है, घटिया हो सकता है, फंडामेंटलिस्ट हो सकता है, उसको ये इस तरह का मामला देकर बार बार, पहले जजों ने खुद, जिसमें गोगोई खुद शामिल था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कुछ केस किसी खास जजों को दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस जूनियर जजों को दिए जा रहे हैं और खास जजों को, बेंचों को दिए जा रहे हैं। ये तो हमने इसके वक्त भी देखा, चंद्रचूड़ के वक्त भी जमानत के केस किनको मिल रहे थे, इंपॉर्टेंट केस किसको मिल रहे थे, ईवीएम का मसला देश का मसला था और लोगों की जमानत है, फंडामेंटल राइट और पॉलिटिकल जस्टिस किसका मामला था, किन जजों के पास जा रहे थे केस। पूरे देश ने तमाशा देखा है ना। तो ये तमाशा अब देश नहीं देख सकता, देश को बोलना चाहिए, देश बोल रहा है, देश महसूस कर रहा है। और मैं कह रहा हूं और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हमारे तो लेकिन पॉलिटिशियन लेकिन बदमाशी कर सकते हैं, जी, मगर तो सर क्या आप मानते हैं मगर कि जो फैसले आ रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है? मैं क्या मान रहा हूं, देश मान रहा है कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है न्याय न केवल होना चाहिए। अभी तक क्या कह रहे हैं लोग, देश की कोर्ट, फिर बाहर की दुनिया के कोर्ट के जज और जूरिस्ट क्या कह रहे हैं, अभी तक अधूरा उन्होंने बातें कही हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये भी अधूरी अधकचरी बात है। क्या दिखाई देना चाहिए? एक चालाक आदमी हाथ में तराजू लेके उंगली लगा के भी बच्चों को बेवकूफ बना सकता है, जैसे बंदर और बिल्लियां की कहानियां हम पढ़ते हैं कि एक बंदर दो बिल्लियों के रोटी के टुकड़े के फैसला करने के लिए सारी रोटी खा जाता है। न्याय न केवल दिखना चाहिए, होना चाहिए, दिखना चाहिए, बल्कि असल बात तो है महसूस होना चाहिए दोनों पक्षों को और देश के लोगों को। अगर वो महसूस नहीं हो रहा, महसूस कुछ और हो रहा है, तो वो न्याय नहीं है, अन्याय है देश के प्रति। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो फिर ये कैसे सही हो सकता है कि जैसे एक तरफ आरोप लग रहा है कि दबाव है, फिर दबाव में फैसले आ रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है, तो ये सारी चीजें फिर कैसे होंगी? ये देखो कैसे होती हैं, घर में भी कैसे होती हैं। जब कोई आदमी बोलते हैं, चर्चा होती है देश में, समाज में बातें जाती हैं, तो धीरे धीरे सिस्टम सुधरता है। इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी। संविधान के मुताबिक पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुए इस देश में, संविधान के हिसाब से जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुए। जुडिशरी में कुछ खास लोगों का, खास परिवारों का, कुछ खास वर्ग का कब्जा है और ऐसे ही देश तमाशा देख रहा है। देश अपने आप को कमजोर फील कर रहा है, नपुंसक फील कर रहा है कि पार्टियां जिस मर्जी यारे गहरे को, नत्थु प्यारे को टिकट दे दें। नोटा का प्रोविजन होने के बाद भी लोग मजबूरी में किसी न किसी को वोट डालनी पड़ती है और बहुत सारे अपराधी किस्म के जिन पे मुकदमे उस तरह के लोग हैं और जो राज्यसभा लोकसभा में भी चले जाते हैं। और यही पार्टियां सब उन लोगों को सामने लाती हैं, विनिंग कैंडिडेट उनको नजर आता है जिसके पास काला पैसा, जो पैसे बांट सकता है, जो शराब बांट सकता है, दूसरे को डरा सकता है। तो इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियां जिस ढर्रे पे चल रही हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए देश की जरूरत है और देश के ऐसे माहौल में जुडिशरी की इसीलिए तो जरूरत पड़ती है। ये कैसे कह दिया मिस्टर चंद्रचूड़ ने कि हम अपोजिशन का रोल नहीं अदा करते। अरे अपोजिशन का रोल नहीं अदा करना, आपको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन का, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले का रोल अदा करना। किसी ने कह दिया आपका अपोजिशन का रोल? किसको डरा रहे हो, किसको बहका रहे हो नॉनसेंस बात करके? ऐसे नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस को करना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसमें कहाँ पोजीशन और अपोजिशन आती कहां से, इनके दिमाग में आई कहां से ये बात? क्या पोजीशन, क्या अपोजिशन? वहां एक देश है, देश के लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट हैं और एक संविधान है। सिर्फ उसके अलावा उनको पोजीशन पोजीशन के किसको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं? या आज अपोजिशन को एक बताना चाह रहे हैं कि मैं जो नहीं कर पाया मुझे भले मत दो, हम अपोजिशन का रोल नहीं अदा कर सकते? इस बात में बहुत गहराई छुपी हुई है। वो संदेश देना चाहते हैं किसी को, या वो सत्ता पक्ष को देना चाहते हैं कि मैंने अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया है, क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। कुछ और लालच है, कुछ और चाहते हैं आदमी को। ये कोई भी आदमी निजी जिंदगी में भी या किसी पोस्ट पे भी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, जिन लोगों की जेब फटी हुई है या जिसका भरता नहीं, जिसको अपनी पहचान पदों में ही ढूंढनी पड़ती है, उससे देश का भला नहीं होगा। ऐसे कमजोर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे लाना इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, नुकसानदायी है। लेकिन अब जस्टिस खन्ना आ रहे हैं जिनकी सिफारिश डीवाई चंद्रचूड़ भी कर चुके हैं, तो सर कैसे देख रहे हाँ, हैं आप फिर? यहाँ एक रिवाज है, इसीलिए तो जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। ये फैसला पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलकर करना चाहिए। अगर यूनानिमसली होना चाहिए, यूनानिमसली, अगर यूनानिमसली नहीं हो तो वोटिंग के आधार पर होना चाहिए।
ताकि जज डिसाइड करें हु विल बी द चीफ जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई अकेला चीफ जस्टिस अपना लेटर लिखे कि अब इसको बना दो, दैट इज नॉनसेंस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब नहीं हो सकता है, एक आदमी का कोई रोल नहीं इस देश के अंदर, ना प्राइम मिनिस्टर का, ना सीएम का, ना मंत्री का, ना संतरी का, ना जज का, ना चीफ जस्टिस का, किसी का नहीं। और डेमोक्रेसी कभी अलाउड नहीं करती। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमेशा सामूहिक संवाद और सामूहिक डिसीजंस में ही सिद्धांत पे चलती है डेमोक्रेसी। यही सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, सबकी बात, सबकी आवाज, सबसे संवाद और मिलजुल के फैसला, यही डेमोक्रेसी होती है। तो सर, अब जैसे कि 2 राज्यों में चुनाव है और लगातार ऐसी खबरें भी आती हैं कि कहीं पर पैसे पकड़े जा रहे हैं, फिर कहीं पर धांधली हो रही है, या फिर वोट जो लिस्ट है उसमें नाम लोगों का काटा जा रहा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? यस, मैं कैसे देख रहा हूँ, पॉलिटिकल शरारत है, ये पॉलिटिकल आतंकवाद है इस तरह का। इस देश के लोगों की वोटें काटना, लोगों को जाति रिलीजन में बांटना, रीजन में बांटना, ऑल इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सब डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी या इनके बॉसेज को कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि इस देश को जैसे चाहे ऐसा चलाए। देश के मालिक असली देश की जनता है 140 करोड़। उसमें कोई जाति नहीं आती, कोई रिलीजन नहीं आता, कोई रीजन नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती। We all about 140 crores Indians run this country. Not government of India run this country. Government of India is only a system enhanced for a good system in this country, not to rule the country. There is no ruler in India after independence. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस देश में कोई शासक नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, कोई राजा नहीं है। यहाँ सारे के सारे अगर राजा हैं तो 140 करोड़ लोग हैं, और यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अरे भाई, पहले आदमी राजा होता था, अब कानून राजा हो गया। ये कहां से आ गई है मानसिकता? दिस इज नॉनसेंस। और जजों को भी समझना होगा। और इस देश में मैं खासतौर पर एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स को और देश के उन लोगों को जो इस शब्द से अवगत है, गवर्नमेंट का मीनिंग है मानवीय व्यवस्था, और रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ है इस देश के अंदर। और ये सब मानवीय व्यवस्था को अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को 5 साल में बदलते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको हम दोबारा चुनते हैं, जो अच्छा काम नहीं करता उसको बदलते हैं। इसलिए इन सब का काम है मानवीय व्यवस्था को और अच्छी बनाने का या सुचारू रूप से चलाने का, राज करने का नहीं। और इस देश में व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कोई सीएम बन जाए, कोई पीएम बन जाए, या कोई एमएलए बन जाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के अपनी फोटो लगा लगा के ऐसे लगाएंगे जैसे महाराजा धीराज हो इस देश के। दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन। और देश की जनता के पैसे से ही वो ये बदमाशी कर रहे हैं, और देश के लोगों को बुरा लगता है। जिनका पैसा उन्हीं के मुंह पे थप्पड़। ये कब तक चलेगा देश में डेमोक्रेसी? नहीं, ये नहीं चल सकता। ये मानसिकता राजशाही और तानाशाही वाली मानसिकता के लोग उनका की भरमार है पॉलिटिक्स में। और वही लोग इलेक्शन लड़ने के लिए लालायित रहते हैं, पैसे देकर टिकट लेते हैं, पूरी सौदेबाजी होती है, पूरा एक अवैध। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत करी। फिर किसी और टॉपिक पे हम मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।